आईटीआई की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए पढ़ रहे थे एल्यूमिनेशन। जो प्रथम वर्ष के छात्र हैं उनके लिए हमारा जो टॉपिक चल रहा था एल्यूमिनेशन था। इसके अकॉर्डिंग हमने देखा था एल्यूमिनेशन होता क्या है, उसमें कितने क्या होता है, ये लाइट क्या होती है, प्रकाश क्या होती है। उसके अकॉर्डिंग हमने देखा था जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है वो कैसा होता है, प्रकाश की गति कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, जो कि अल्ट्रावायलेट जो वेव होती हैं वो बैगनी रंग होता है, और जो इंफ्रारेड होती हैं वो लाल रंग को अवरक्त किरणें कहा जाता है। अब उसके बारे में आगे देखते हैं। उसके हमने देखा था कि एल्यूमिनेशन होता क्या है, प्रदीप्ति होती क्या है, इनके बारे में जाना था। जिसके बाद हम देखते हैं कि एल्यूमिनेशन के फैक्टर क्या क्या होते हैं, कैसे ये फैक्टर होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि एल्यूमिनेशन के फैक्टर जो होते हैं वो निम्न 3 कारकों पर निर्भर करते हैं। पहला तो ऊंचाई और स्थान व ऊंचाई के अनुपात पर, दूसरा उपयोगिता के गुणांक पर, तीसरा अवताप के गुणांक पर। जो ये ऊंचाई और स्थान, ये 3 कारकों पर ये निर्भर करते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जो ऊंचाई का स्थान व ऊंचाई का अनुपात होता है वो कैसे होता है, क्या इसके अकॉर्डिंग होता है। किसी भी 2 समीपवर्ती प्रकाश स्रोत के बीच क्षैतिज दूरी व प्रकाश स्रोत में वर्किंग प्लेन की ऊंचाई का अनुपात स्थान तथा ऊंचाई का अनुपात कहलाता है। मतलब अगर हमें कोई भी समीपवर्ती प्रकाश, जैसे ये हमारा एक सन हो गया, इस पर कोई समीपवर्ती प्रकाश पड़ रहा है और इसकी यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है, इस ऊंचाई और वर्किंग प्लेन, ये वर्किंग प्लेन हो गया, ये ऊंचाई होगी, इसके अनुपात को क्या करते हैं, स्थान व ऊंचाई का अनुपात कहा जाता है। फिर देखते हैं कि उपयोगिता का गुणांक क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग कैसे करते हैं। किसी कक्ष की प्रकाश व्यवस्था को में उपयोग किए गए प्रकाश तथा लैंप द्वारा उत्पन्न किए गए प्रकाश के अनुपात को उपयोगिता गुणांक कहते हैं। अब जैसे हम किसी भी प्रकाश, जो हमारी प्रकाश व्यवस्था है उसको हम कैसे नापेंगे उपयोगिता गुणांक के अकॉर्डिंग, तो उसको हम देखते हैं कि जो हमारा प्रकाश होता है, उस प्रकाश व्यवस्था होती है, उस पर क्या होता है, जो प्रकाश लैंपों के द्वारा उत्पन्न होती है, जो प्रकाश लैंपों के द्वारा उत्पन्न होती है और हमारे द्वारा उपयोग किया गया प्रकाश का अनुपात ही क्या कहलाता है, उपयोगिता गुणांक। जैसे हम कोई भी चीज़ है अब पढ़ रहे हैं, हमें कितने प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है ये हम देखते हैं, तो हमें कितने प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है पढ़ने के लिए, और हमें कितना प्रकाश हमारे रूम पे होना चाहिए, और कितना प्रकाश जो है हमें एक लैंप प्रोवाइड करा सकता है, मतलब उत्पन्न कर सकता है, उसका जो अनुपात होता है वो कहलाता है उपयोगिता गुणांक। उपयोगिता गुणांक बराबर होता है उपयोग किए गए प्रकाश प्रदीप्त फ्लक्स और बटे उत्पन्न किए गए प्रदीप्त फ्लक्स का अनुपात जो होता है उपयोगिता गुणांक कहलाता है। इसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं, उत्पन्न किया गया प्रदीप्त फ्लक्स बटे का तथा उत्पन्न किया गया प्रदीप्त फ्लक्स तथा उपयोग किए गए प्रदीप्त फ्लक्स के अनुपात को उपयोगिता गुणांक कहा जाता है। फिर दूसरी चीज़ होती है अवताप गुणांक। क्या होता है अवताप गुणांक, कैसे क्या होता है। बल्ब, ट्यूबलाइट आदि के गंदे हो जाने के बाद छत की दीवारों पर, जो छत हैं दीवारों पर धूल चढ़ जाने के कारण प्रकाश स्रोत द्वारा उत्पन्न प्रदीप्त और उपलब्ध प्रदीप्त की मात्रा में अंतर आता है। जैसे हम कभी कभी देखते हैं कि जो हमारे लैंप होते हैं धीमे जलने लगते हैं, उन लैंपों का कारण क्या होता है, हम कभी कभी देखते हैं कि उनमें डस्ट जम जाती है, उसके चार्ज जो रिफ्लेक्टर होता है बाहर, जहाँ से प्रकाश बाहर आ रहा है उसमें हम ये देखते हैं कि उसमें डस्ट जम गई होगी, या तो वो धूल या मिट्टी उसमें जमी होगी, इसलिए प्रकाश क्या होता है, कम होता है। कभी कभी ट्यूबलाइटों में आपने देखा होगा कि जो ट्यूबलाइट रॉड होती है उसके बाहरी सतह पे एक डस्ट जैसे जमा होता है। कभी पानी अगर ऐसी जगह लगा हो तो ऐसी जगह उसका वाष्पें आती हों पानी की, तो उसमें पानी की वाष्पें जम जाती हैं। उनको क्या करते हैं, जब हम साफ़ कर देते हैं तो उनसे प्रकाश क्या होता है, उतना ही प्रकाश वो देने लगते हैं। और जब हम क्या करते हैं कि हम ये देखते हैं कि जब कभी भी ऐसा भी होता है हमारी लैंप साफ़ है तब भी प्रकाश कम दे रहा है, इसका कारण ये है कि जो दीवारों से टकराने वाला प्रकाश होता है वो क्या होता है कि कम हो जाता है। कम होने के कारण ये होता है कि जो दीवारें होती हैं, छत होती है, दीवार जो हो गई, उनमें कभी डस्ट बहुत अधिक जम जाती है, तो जो डस्ट होती है वो प्रकाश का क्या कर लेती है, अवशोषण कर लेती है, मतलब खुद ही अवशोषित कर लेती हैं। उसके लिए क्या होता है कि जब अवशोषण कर लेती हैं तो उसमें कोई प्रकाश रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता, जब रिफ्लेक्ट प्रकाश नहीं हो पाएगा तो वो काम नहीं कर पाती हैं। फिर पूर्णतः साफ हो जाने पर प्रदीप्त एवं सामान्य अवस्था में प्रदीप्त का अनुपात ही अवताप गुणांक कहलाता है। मतलब जो पहले था, पहले हमने साफ करने के बाद जो वो आया प्रदीप्त का मान आया, और
उसी अवस्था में जो प्रदीप का मान है वो अवताप गुणांक है। पहले सामान्य अवस्था में मतलब पहले जो चल रहा था नया, और साफ करने के बाद कितना हुआ, जैसे धूल डस्ट जमी है तब कितना आता है और उसके बाद साफ करने पर कितना आता है, ये कहलाता है अवताप गुणांक। कुल आवश्यक ल्यूमन निकालने के लिए प्रकाश से का क्षेत्रफल होना चाहिए और प्रदीप्त का मान होना चाहिए, फिर अवताप गुणांक होना चाहिए, दूसरा अब ये उपयोगिता गुणांक का मान मालूम होना चाहिए। तब हम निकाल सकते हैं किसी भी चीज़ का कि हमारा जो कुल आवश्यक ल्यूमन हमें कितना, जैसे प्रकाश के कमरे का क्षेत्रफल कितना है, प्रदीप्त का ल्यूमन में मान कितना है, अवताप गुणांक का मान कितना है और उपयोगिता गुणांक का मान कितना है, ये पता होना चाहिए। फिर अब हम देखते हैं कि जो हम यूज करते हैं विभिन्न कार्यों के लिए हमें प्रदीप्त का मान कितना होना चाहिए, कौन से स्थान में कितने ल्यूमन हमें प्रकाश की भी ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए देखते हैं। सूक्ष्म कार्यों के लिए 250 से 500 ल्यूमन, जैसे सूक्ष्म नक्शाकार करना, सूक्ष्म निरीक्षण करना, सूक्ष्म मशीनों पर कार्य करना, इतना प्रकाश, उस जगह का प्रकाश जो होता है इतने ल्यूमन होना चाहिए। फिर अति परिशुद्धि कार्य जहाँ अधिक समय तक ध्यान देने की आवश्यकता होती है, जैसे ड्राइंग का, उनका निरीक्षण, घड़ी इत्यादि की मरम्मत, तो उनमें क्या होता है, जो ल्यूमन का मान होना चाहिए 1000 से 2000 के बीच में होना चाहिए। फिर जो तीसरा होता है कैसे में किताबों के प्रूफ रीडिंग, ड्राइंग, ऑफिस, अधिक समय तक लगातार ध्यान रखने वाली चीज़ें, कुशल बेंच कार, टाइपिंग कार और कंप्यूटर कार में जो जहाँ हम बैठते हैं, ऑफिस हो गई, ड्राइंग रूम हो, ड्राइंग हॉल हो गया, बड़ी बड़ी दुकानें हो गई, उनमें कितना हमें प्रकाश की जरूरत पड़ती है, 250 से 500 ल्यूमन तक होना चाहिए। सामान्य लाइब्रेरी, सभा भवन, कला प्रदर्शनी में भी इतने ही ल्यूमन का प्रकाश होना चाहिए। फिर जहाँ हम रहते हैं, जिस कमरे में रहते हैं, उसका प्रकाश का मान 150 ल्यूमन होना चाहिए। जहाँ हम पढ़ने वाला कमरा होता है वहाँ 500 से 1000 ल्यूमन प्रकाश होना चाहिए। बाथरूम और सीढ़ी में 150 ल्यूमन प्रकाश होना चाहिए। फिर जो हॉस्पिटल होती हैं उनमें कितना ल्यूमन का प्रकाश होना चाहिए। अस्पताल जो हो गई, सामान्य वार्ड में 150 ल्यूमन प्रकाश वर्ष होना चाहिए, ल्यूमन पर वाट ल्यूमन होना चाहिए। और कार्यस्थान, फर्स्ट एड में 500, ऑपरेशन थिएटर में 500 से 1000 ल्यूमन, और ऑपरेशन टेबल पे 2000 ल्यूमन, क्योंकि ये सूक्ष्म कार्य होते हैं तो इनके करने के लिए ज़्यादा उस इम्यूनिटी की जरूरत पड़ती है, ज़्यादा ध्यान लगाना पड़ता है, इसलिए उसमें 2000 तक का ऑपरेशन टेबल में प्रकाश जरूरी है। फिर जो दुकानें होती हैं, सामान्य में जो दुकानें होती हैं उसमें 250 से 500 ल्यूमन प्रकाश होना चाहिए। जो प्रदर्शनी कक्ष होते हैं उनमें 1000 ल्यूमन जो मान है प्रकाश का उतना होना चाहिए। भी जो फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री में कार्यशाला हो गया तो विशुद्ध मशीनों पर जो कार्य करेंगे, अगर कोई मशीन बिगड़ गई है उन पर काम कर रहे हैं तो उसका प्रकाश जो होता है 500 से 1000 होना चाहिए। जॉब फिटिंग जॉब वर्क में 250 से 500 होना चाहिए। वेल्डिंग कार में 150 होना चाहिए। टेक्सटाइल में 250 से 500 तक होना चाहिए। फिर जो स्कूल्स होती हैं उनमें हमें कितना प्रकाश रखना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, जो क्लासेस होती हैं उनमें 250 से 500 होना चाहिए। कार्यशाला में 500 से 1000 हो जाए। ड्राइंग कक्ष में जो हमने पहले बताया कि मतलब 1000 से 2000 के बीच में ड्राइंग कक्ष में हमारे प्रकाश का ल्यूमन होना चाहिए। फिर जो होटल तथा भोजनालय होते हैं, मतलब जहाँ होटल होते हैं और रेस्टोरेंट होते हैं, वहाँ कितना प्रकाश हमें रखना चाहिए, 500 से 1500 ल्यूमन तक प्रकाश रखना चाहिए। इन जो हमारे मीटर होते हैं उनको, जो हमारे मीटर प्रयोग किए जाते हैं एल्यूमिनेशन में, वो लक्ज मीटर होते हैं। वो लक्ज मीटर से हम क्या मापते हैं कि उस तल का प्रकाश कितना है, इसको मापा जाता है कि उस कमरे का कितने ल्यूमन प्रकाश है। जब प्रकाश हमें मालूम हो जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग हमें उस तरह के लैंप का प्रयोग करना चाहिए जो उतने ल्यूमन लैंप होते हैं जो उतने ल्यूमन का प्रकाश देते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि हमारे जो नियम होते हैं, कुछ प्रदीप्त के अकॉर्डिंग नियम दिए गए हैं। उन नियमों के अकॉर्डिंग हम, जैसे एक पहला होता है विक्रमबर्ग का नियम और दूसरा होता है लैम्बार्ड का कोइजा नियम। लैम्बार्ड का कोइजा नियम के अकॉर्डिंग आप सबसे पहले पढ़ेंगे कि विक्रमबर्ग का नियम क्या होता है। इस नियम के अनुसार किसी भी प्रकाश स्रोत द्वारा किसी प्रकाशित तल तक पहुंचने वाली प्रदीप्त उस तल की प्रकाश स्रोत की दूरी के वर्ग के विक्रमानुपाती होता है। मतलब अगर हम कोई भी चीज़ यहाँ तक पढ़ा रहे हैं तो उस जो हमारा तल है, मतलब यहाँ से प्रकाश स्रोत जा रहा है, इस तल पर पड़ रहा है, तो उसके वर्ग जो इसकी दूरी होगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, ये यहाँ से और इस तल की जो दूरी होगी वो d होगी और इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जो विक्रमबर्ग का नियम होता है वो ये कहता है कि किसी भी प्रकाश स्रोत से किसी तल तक पहुंचने पर उस
स्रोत और तल के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है कोई चीज़, वो कहलाती है व्युत्क्रम वर्ग का नियम। इसे हम E इज प्रोपोर्शनल I अपॉन डी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये होता है हमारा व्युत्क्रम वर्ग। तथा प्रदीप्त तीव्रता I के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे हम इसके अकॉर्डिंग ये जो प्रदीप्त है उसको तीव्रता के अनुक्रमानुपाती और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। फिर देखते हैं लिम्बार्ड कोसाइन का लॉ। इसमें किसी भी प्रकाश स्रोत के द्वारा किसी प्रकाशित तल पर पहुंचने वाली प्रदीप्त स्रोत से आने वाली प्रकाश किरणें तथा अवलंब के बीच बना कोण कोसाइन के अनुक्रमानुपाती होता है, कोज्या के अनुपाती होता है। मतलब अगर हमारा ये प्रकाश स्रोत है, इसके तल तक पहुंचने में और इसके लंबवत इसके अवलंब के बीच की दूरी, मतलब यहाँ से ये जो अवलंब बन रहा है इसके बीच की जो दूरी होती है वो कोसाइन कहलाती है, जिसे हम थीटा से डिनोट करते हैं। फिर जो हमारा होता है वो होता है टाइप ऑफ इल्यूमिनेशन सिस्टम। प्रदीप की व्यवस्था होती है, प्रकाश व्यवस्था होती है। प्रदीप व्यवस्था के प्रकार जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। जैसे हमारे कहीं भी डिफरेंट टाइप के लैंप चाहिए, हमें प्रकाश डायरेक्ट चाहिए, इनडायरेक्ट चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, लैंपों का प्रयोग करते हैं। जैसे डायरेक्ट इल्यूमिनेशन सिस्टम, मतलब इसमें जो प्रत्यक्ष प्रदीप्ति वो नियम व्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग हम क्या देखते हैं कि जो हमारा प्रकाश होता है वो डायरेक्टली हमें पड़ना चाहिए, नीचे आना चाहिए, फोर्स पर आना चाहिए। इस विधि में प्रकाश उत्पादक वस्तु से प्रकाश सीधे ही नीचे की ओर प्रकाशित किया जाने वाला तल पर पड़ता है। इसमें बल्ब के ऊपर V आकृति का एक रिफ्लेक्टर प्रयोग किया जाता है। इस विधि में बल्ब 90% प्रकाश जो नीचे होता है की ओर आता है और 10% जो इधर उधर फैल जाता है। अब ये हमारा डायरेक्ट इल्यूमिनेशन सिस्टम का जो डायग्राम है वो है। इसमें हम देखते हैं कि हमने ये एक बल्ब बनाया है। इसमें क्या होता है कि जो प्रकाश है वो 90% सीधे सरफेस पे पड़ेगा, ये तल पे पड़ेगा, और जो 10% प्रकाश होगा वो इधर उधर फैल जाता है। इसमें क्या होता है, ये वी आकृति का एक रिफ्लेक्टर लगाया जाता है जो क्या करता है, उसको जैसे ये वी हो गया तो वो प्रकाश को ले जाकर सीधे नीचे ही छोड़, इधर उधर फैलने नहीं देता है। फिर जो दूसरा होता है सेमी डायरेक्ट इल्यूमिनेशन सिस्टम। इस विधि में बल्ब के ऊपर दर्शाई गई आकृति में परावर्तक प्रयोग किया जाता है। इसमें परावर्तक के नीचे की ओर अल्प पारदर्शी कांच, प्लास्टिक का कांच या ढक्कन लगा दिया जाता है, जिसके द्वारा प्रकाश 60 से 90% भाग नीचे आता है। और इसके अलावा तथा इस विधि का प्रयोग अधिक ऊंचाई वाले कक्षों में किया जाता है। जैसे कि हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट सेमी डायरेक्शन हो गया, तो उसमें क्या होगा, जो हमारा 60 से 90% प्रकाश होगा वो नीचे तल पर पड़ना चाहिए और जो बाकी बचा हुआ प्रकाश वो इधर उधर फैल जाता है। इसको हम क्या करते हैं, अपने घरों में उपयोग करते हैं। जैसे अब जो हमारी LED आते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड जो लैंप आते हैं, वो कुछ सेमी डायरेक्शन में ही होते हैं, तो उनका जो प्रकाश होता है कुछ 60 से 90% तक सरफेस पे ही पड़ता है और उसके बाद जो प्रकाश होता है वो इधर उधर फैल जाता है। ये अधिक ऊंचाई वाले कक्षों में प्रयोग किया जाता है। फिर होता है इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन सिस्टम, मतलब अप्रत्यक्ष प्रदीप्ति व्यवस्था कैसी होती है। इस विधि में बल्ब के नीचे की ओर पारदर्शी एवं अर्धवृत्ताकार रिफ्लेक्टर का प्रयोग किया जाता है जो प्रकाश को 90% भाग छत की ओर प्रवर्तित कर देता है। और इस विधि का उपयोग सिनेमा हॉल, डांसिंग हॉल और सजावटी लैंपों में किया जाता है। जो हमारे लैंप होते हैं, जो हमारे इनडायरेक्ट लैंप होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। इन लैंपों में क्या होता है, जो प्रकाश होता है ये 90% सरफेस की छत है, तो ये छत की ओर जाएगा और जो बचा हुआ शेष प्रकाश हो इधर उधर फैल जाएगा। इस विधि का प्रयोग हम सिनेमा हॉल में करते हैं। ये अर्धवृत्ताकार या गोलाकार कैप लगी होती है जो इसमें रिफ्लेक्टर लगा देते हैं। इसमें प्रकाश क्या होता है, रिफ्लेक्ट होकर ऊपर की ओर जाता है। फिर सेमी डायरेक्शन इल्यूमिनेशन सिस्टम जो होता है, इस विधि में बल्ब के नीचे की ओर लगाए गए एक पारदर्शी और अर्धवृत्ताकार परावर्तक के साथ ऊपर की ओर घिसे कांच का एक ढक्कन भी प्रयोग किया जाता है, जिससे कि प्रकाश 60 से 90% तक छत में ही की ओर जाता है। तो अब क्या होता है, ये जो सेमी इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन सिस्टम होता है कुछ इस तरह होता है। इसमें 60 से 90% भाग जो होता है वो छत की ओर जाएगा, बाकी जो प्रकाश होता है इधर उधर फैल जाता है। इसमें अर्धगोलाकार और पारदर्शी रिफ्लेक्टर लगा होता है। इस रिफ्लेक्टर के ऊपर भी एक कांच लगा दिया जाता है, तो उसके में क्या होगा, वो प्रकाश को थोड़ा फैला देता है। जब प्रकाश को फैला देगा तो वो प्रकाश कुछ इधर उधर जाने लगेगा।
फिर जो हमारी होती है जनरल इल्यूमिनेशन सिस्टम, जो सामान्य प्रदीप की व्यवस्था जो होती है वो जनरल सामान्य जो लैंप होते हैं उनका, जो नॉर्मली घरों में हम लैंप यूज करते हैं, येलो वाले जो लैंप आते हैं उनको प्रयोग करते हैं, वो सामान्य लैंप के अकॉर्डिंग आते हैं। इस विधि में बल्ब के ऊपर एक वृत्ताकार व घिसे हुए कांच का खोखले खोल का प्रयोग किया जाता है, जिसके द्वारा प्रकाश छनकर चारों ओर एक समान मात्रा में फैल जाता है। यह विधि मंद प्रकाश व्यवस्था का इसका उपयोग सजावटी कार्यों में किया जाता है। जो हमारी प्रकाश व्यवस्था होती है वो इस तरह होती है, ये हमारा कनेक्टिंग रोड होती है और ये जो लैंप है ये चारों तरफ एक समान का प्रकाश को फैला देता है। ठीक, ये कहलाता है जनरल इल्यूमिनेशन सिस्टम। फिर अब हम देखते हैं कि जो लैंप होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा लैंप कितना प्रकाश देता है, कितने ल्यूमेन का प्रकाश देता है और उसका कार्यकारी समय कितना होता है, वो कितने समय तक चल सकता है, इसके बारे में देखते हैं। तो जो हमारा लैंप होता है, लैंप मोस्टली 5 टाइप के होते हैं। पहला इनकैंडिसेंट लैंप होता है, पहला होता है इनकैंडिसेंट, दूसरा होता है गैस डिस्चार्ज, तीसरा होता है नियॉन साइन लैंप, चौथा होता है कार्बन आर्क लैंप, पांचवा होता है जो अदर लैंप होते हैं उनको उस कैटेगरी में रखा गया है। जो कार्बन फिलामेंट लैंप इनकैंडिसेंट लैंप होते हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। पहला तो कार्बन फिलामेंट, दूसरा मेटालिक फिलामेंट। जो कार्बन फिलामेंट होता है और मेटालिक फिलामेंट होता है ये 2 प्रकार के होते हैं। मेटालिक फिलामेंट को भी 2 तरह के भागों में बांटा गया है, वैक्यूम मेटालिक फिलामेंट लैंप और गैस मेटालिक फिलामेंट लैंप, इनको इस भागों में बांटा गया है। फिर जो गैस डिस्चार्ज लैंप होते हैं इनको भी 2 बराबर भागों में बांटा गया है। पहला सोडियम वेपर लैंप, दूसरा होता है मरकरी वेपर लैंप। मरकरी वेपर में भी 2 टाइप के होते हैं, हाई प्रेशर लैंप और लो प्रेशर लैंप। फिर जो नियॉन साइन लैंप होता है, फिर कार्बन आर्क लैंप होता है। फिर जो अदर लैंप होते हैं जैसे हाइलोजन लैंप हो गया, CFL हो गया, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप हो गया, सोलर लैंप हो गया, LED हो गई, लाइट एमिटिंग डायोड, फ्लड लाइट हो गई, ये सब होते हैं अदर लैंपों के बारे में। तो हम सबसे पहले जो हमारा लैंप है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो हमारा सबसे पहले लैंप है इनकैंडिसेंट लैंप होता है। वो कैसे काम करता है? इनकैंडिसेंट लैंप में जिस लैंप में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ऊष्मा तथा प्रकाश दोनों उत्पन्न होते हैं उन्हें इनकैंडिसेंट लैंप कहा जाता है। जैसे हम क्या करते हैं कि हम उसमें उस लैंप पे इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं और उसमें से क्या होता है, प्रकाश के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे कहते हैं इनकैंडिसेंट लैंप। अब देखते हैं इनकैंडिसेंट लैंप मोस्टली 2 टाइप के होते हैं, एक कार्बन फिलामेंट होता है, एक मेटालिक फिलामेंट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बन फिलामेंट लैंप के बारे में। कार्बन फिलामेंट लैंप में इसकी जो संरचना होती है, इसमें वायु रहित कांच में के एक बल्ब में कार्बन फिलामेंट लगाया जाता है। फिलामेंट को सहारा देने के लिए एक कांच स्तंभ तथा धात्विक तार प्रयोग किया जाता है। जो धात्विक तार है उसको क्या करना है, इस स्तंभ में सहारा है। ये हमारा एक कार्बन फिलामेंट लैंप है। इसमें हमने ये कैप होती है, ये कनेक्टिंग पॉइंट होता है, इससे जाते हुए ये यहाँ पर दोनों में कनेक्टेड होते हैं, ये कैप पिन कहलाती है। ये कैप होता है, ये पूरा ग्लास का लैंप होता है, ये स्तंभ है इसका, ये फिलामेंट लगा होता है। इसमें क्या होता है कि इसका जो फिलामेंट है वो प्रकाश के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न करता है। फिर इसकी वर्किंग प्रोसेस कैसी होती है? जो इन कार्बन फिलामेंट लैंप हो तो कुछ इस तरह दिखते हैं। अब इसकी देखते हैं कि कार्यविधि कैसे काम करता है। कार्बन फिलामेंट में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह अपने उच्च प्रतिरोध के कारण गर्म हो जाता है और ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करने लगता है। लैंप का कार्यकारी तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब इसके जब ये चालू होता है तब इसका जो टेम्परेचर होता है ये 2000 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर देखते हैं कि इसकी विशेषता क्या है। इस लैंप का प्रकाश 2.4 से 4 ल्यूमन प्रति वाट है। मतलब 1 वाट का अगर लैंप है तो उसका कार्यकारी तापमान इतने से इतने बीच में होगा। जैसे जैसे वाटेज बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इल्यूमिनेशन का मान बढ़ता जाएगा। जैसे कि 25 वाट है तो जैसे कि हमारा एक 25 वाट का लैंप है और उसका ल्यूमन प्रति वाट ल्यूमन का मान 3 है, तो टोटल कितने ल्यूमन प्रकाश देगा? 75 ल्यूमन प्रकाश का हो जाता है। तो अब जो अनुप्रयोग होता है इसे कहाँ प्रयोग किया करते हैं? इस लैंप का प्रयोग प्रकाश बहुत कम होने के कारण इसका उपयोग प्रकाश व्यवस्था में नहीं किया जा सकता। यह लोड रूप में बैटरी चार्जिंग कार में प्रयोग किया जाता है। जो कार्बन फिलामेंट लैंप होता है उसको हम क्या करते हैं, बैटरी के श्रेणी क्रम में, जो क्या करता है वोल्टेज को कंट्रोल कर लेता है, उसके श्रेणी क्रम में जब चार्जिंग अवस्था में रखते हैं तब इस लैंप का प्रयोग किया जाता है। अन्यथा इस लैंप में क्या होता है, प्रकाश बहुत कम होने के कारण इसका हम प्रयोग नहीं कर सकते। तथा इसका जो
कार्यकारी आयु होता है ये लगातार 600 से 800 घंटे तक चल सकता है। फिर लैंप ना प्रयोग करने के कारण और जो नहीं प्रयोग किया उसके लाभ भी होते हैं कि हमें क्या लाभ है तो हम इसको प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस लैंप का संस्थापन करना आसान होता है, मतलब लगाना इसे आसान होता है। इसकी प्रारंभिक लागत भी बहुत कम होती है, इसको हम आसानी से फिट कर सकते हैं और ये इसका जो मान होता है प्रारंभिक लागत भी बहुत कम आती है। फिर डिसएडवांटेज क्या होते हैं, हानियाँ क्या क्या होती हैं, इसमें कार्यकारी आय जो होती है अपेक्षाकृत कम होती है। ये बहुत कम मात्रा में प्रकाश उत्पन्न प्रदान करते हैं, तो इसके कारण ये हम इस लैंप का प्रयोग नहीं कर सकते। फिर दूसरा होता है मेटालिक फिलामेंट लैंप। तो मेटालिक फिलामेंट लैंप पे पहला है वैक्यूम मेटालिक फिलामेंट लैंप। वैक्यूम मेटालिक फिलामेंट लैंप कैसे होते हैं, इसमें एक निर्वात युक्त कांच के एक बल्ब में से एक टंगस्टन फिलामेंट लगाया जाता है। इस फिलामेंट को सहारा देने के लिए एक कांच का स्तंभ स्थापित किया जाता है तथा सपोर्टर वायर भी प्रयोग किए जाते हैं। इस कांच के स्तंभ में एक छिद्र होता है जिसे बल्ब के निर्मात करने के बाद उसमें ऊष्मा प्रक्रिया द्वारा उसकी वायु निकालकर बंद कर दिया जाता है। जब निर्वात कर देंगे तो उसमें एयर एक भी नहीं जाएगा और उसको हम बंद कर देते हैं। फिर देखते हैं कि ये हमारा जो होता है मेटालिक फिलामेंट के अकॉर्डिंग वैक्यूम मेटालिक फिलामेंट लैंप होते हैं वो कुछ इस तरह दिखता है। इसमें ये सपोर्टर वायर होते हैं दोनों साइड, ये स्तंभ होता है, ये कार्बन फिलामेंट टंगस्टन फिलामेंट लगा होता है और ये एग्जॉस्ट ट्यूब होती है, स्तंभ रॉड होती है, ये सपोर्टर वायर दोनों लगे होते हैं, ग्लास बल्ब होता है, ये लोड जो होता है मतलब ये बैलेंस को बना के रखता है। यहाँ से हम बैलेंस तो ये सपोर्टर वायर बनाता है, यहाँ से हम क्या करते हैं यहाँ सप्लाई डालते हैं। ब्लो आउट लैंप यहाँ पास होता है, मतलब एक छिद्र होता है यहाँ पास जो उस वैक्यूम को दोनों साइड होता है वो निकाल देता है। कॉपर लीड होती है, विराट इंसुलेशन पिन होता है। इस जो हमारे घरों में येलो वाले लैंप होते हैं उनका प्रयोग भी हम टंगस्टन फिलामेंट लैंप भी कहा जाता है। जो हमारे 100 वाटेज 200 वाटेज के लैंप होते हैं वो टंगस्टन फिलामेंट ही टाइप के लैंप होते हैं। अब इनका वर्किंग प्रोसेस कैसी होती है, टंगस्टन फिलामेंट में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह अपने में से उच्च प्रतिरोध होने के कारण गर्म हो जाते हैं और उसमें से प्रकाश उत्पन्न करने लगते हैं। यह कार्बन फिलामेंट की अपेक्षा अधिक प्रकाश उत्पन्न करता है। यद्यपि टंगस्टन का गलनांक 3400 डिग्री सेल्सियस होता है परंतु इसका कार्यकारी तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस तक ही होता है। मतलब जब टंगस्टन फिलामेंट जो होगा उसका जो टेम्परेचर होगा हम 3400 तक ले जा सकते हैं, लेकिन जब वो कार्य कर रहा है वो 2100 तक ही काम करेगा, उससे ज़्यादा नहीं। टंगस्टन का तापमान गुणांक जो होता है 0.0015 होता है और इसका विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है 60 माइक्रो ओम सेंटीमीटर होता है। जो प्रतिरोध होगा विशिष्ट प्रतिरोध वो कितना होगा 60 ओम माइक्रो पर सेकंड होता है। फिर इस लैंप की विशेषता क्या क्या होती है, इस लैंप का प्रकाश 8 से 10 ल्यूमेन पर वॉट होता है। इसका कार्यकारी आय जो होता है 750 से 850 घंटे होती है। ये प्रायः 25 वाट से 250 वाट तथा 250 वोल्टेज तक बनाए जाते हैं। मतलब जो 25 वाट के लैंप आते हैं येलो वाले लैंप होते हैं वो और 250 वोल्टेज तक के ही लैंप बनाए जाते हैं। फिर अनुप्रयोग क्या होता है, इनका उपयोग प्रकाश व्यवस्था में सजावटी कार्यों के लिए किया जाता है जिन्हें कैंडल लाइट लैंप होते हैं, नाइट लैंप कहा जाता है, ये होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब त्यौहार होता है तो आप येलो कलर के छोटे छोटे बल्ब सजावटी कार्यों में किए जाते हैं जो लगभग अपने जो जनरल लैंप होते हैं घरों में जो येलो वाले लैंप होते हैं उनके समान ही दिखते हैं। तो ये जो होते हैं कैंडल लाइट लैंप कहा जाता है या नाइट लैंप भी कहा जाता है, वो उनका प्रकाश बहुत कम होता है। फिर एडवांटेज क्या क्या है, ये लैंप प्रकाश छोटे क्षेत्रों में प्रकाशित करने के लिए उत्तम होता है। इनका प्रयोग आसानी से डिम्पिंग परिपथों में किया जाता है। डिमिंग मतलब जो लाइट को ब्लिंक करता है, जलता बुझता रहता है, वो डिम्पिंग करता है, वो परिपथों में आसानी से कर सकते हैं। इसका प्रारंभिक लागत कम होती है परंतु ये तुरंत ही चालू हो जाते हैं। मतलब इसे हम आसानी से चालू कर सकते हैं, इसमें कोई नहीं है कि मतलब ये धीरे धीरे चालू होगा कि कुछ और हो, ये आसानी से चालू हो सकते हैं। फिर डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं, इस लैंप के द्वारा ऊर्जा का 90% भाग जो होता है ऊष्मा के रूप में व्यर्थ हो जाता है, केवल 10% ही प्रकाश प्रदान करता है। मतलब जो सारी एनर्जी है वो किस रूप में, ऊष्मा के रूप में वेस्ट हो जाएगी। सबसे ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है ऊष्मा के रूप में। जो 10% भाग होता है वो केवल प्रकाश को प्रदान करता है।
नंबर 2, बड़े क्षेत्रफल वाले स्थानों में इनका प्रयोग प्रभावशाली नहीं होता है। मतलब जब हम बहुत ज़्यादा बड़े स्थान हैं उन पर हम प्रयोग करेंगे तो इसमें हमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल पाता। फिर जो मेटेलिक फिलामेंट की अकॉर्डिंग पहले हमने पढ़ा वैक्यूम मेटेलिक फिलामेंट लैंप, अब दूसरा पढ़ते हैं गैस मेटेलिक फिलामेंट लैंप क्या होता है। इस लैंप की संरचना निर्वात प्रकार के धात्विक फिलामेंट के समान ही होती है। मुख्य अंतर यह होता है कि इसमें बल्ब में निर्वात पैदा करने का स्थान पर उसमें कोई भी निष्क्रिय गैस जैसे ऑर्गन, नाइट्रोजन तथा दोनों का मिश्रण भर दिया जाता है। जैसे उसमें क्या होता था वैक्यूम वाले, उसमें हम एयर को बाहर कर देते हैं। इसमें क्या होता है कि हम आर्गन और नाइट्रोजन जो गैसेस हैं या उनका मिश्रण, उन दोनों को हम क्या करते हैं एक साथ भर देते हैं। दूसरा अंतर यह होता है कि फिलामेंट की लंबाई अधिक रखी जाती है। इसे लैंप फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन धातु का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो लैंप फिलामेंट होगा, फिलामेंट बनाने के लिए उसमें हम टंगस्टन का प्रयोग करते हैं। ये इसका फिलामेंट होता है लैंप का, ये इस तरह कुछ दिखता है। तो ये गैस मेटेलिक फिलामेंट लैंप कहलाता है। फिर हम देखते हैं कि इसकी वर्किंग प्रोसेस कैसी होती है, क्या कैसे काम करती है। कार्यप्रणाली के अकॉर्डिंग इस प्रकार के लैंप में निर्वात पैदा के स्थान पर निष्क्रिय गैस भरने से लाभ यह होता है कि फिलामेंट की कार्यकारी तापमान निर्वात प्रकार के लैंप की तुलना में अधिक हो जाती है। मतलब अगर हम वैक्यूम भरेंगे तो हमारा क्या होगा कि उसमें जो कार्यकारी तापमान होता है वो कम हो जाता है, और जब इसमें गैस भर देते हैं तो उसका कार्यकारी तापमान बढ़ जाता है। अर्थात तापमान 2500 डिग्री सेल्सियस से 2700 डिग्री तक पहुँच जाता है। तापमान बढ़ने से लैंप द्वारा उत्पन्न प्रकाश की तीव्रता भी बढ़ जाती है। तो जैसे ही उसमें प्रकाश उत्पन्न होने लगेगा तो उसकी तीव्रता भी धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। फिर इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। ये लैंप 40 से 1500 वाट तक बनाए जाते हैं। 200 वाट तक लैंप प्राय वायोनेट कैप के प्रयोग किए जाते हैं, परंतु 200 से अधिक जो वाटेज के लैंप होते हैं गॉथिक एडिशन स्क्रू लैंप का प्रयोग किया जाता है। जो हमारे जैसे 200 के अंदर हो गए तो उसमें हम क्या करते हैं कि ऐसे कैप, जैसे हमने पिछले लैंप में देखा कि जो हमारा लैंप है इसमें ऐसे कैप का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो 200 से ज़्यादा होते हैं, 200 से ज़्यादा बड़े लैंप होते हैं, उनमें हम क्या करते हैं गॉथिक स्क्रू, आपने सभी देखा है कि स्क्रू कैसे होता है, घुमा घुमा के उसको फिट करना पड़ता है। इस 200 से अधिक वाले लैंप में भी स्क्रू की जैसे कैप बनी होती है, उसको हम क्या करते हैं घुमा के फिट करते हैं। इन लैंपों की कार्यकारी आय 1000 से 1200 घंटे होती है। ये 10 से 12 ल्यूमन प्रति वॉट प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इनका वोल्टेज 250 ही रखा जाता है, मतलब 250 वोल्टेज पर ही इतना ही काम करते हैं। फिर अनुप्रयोग, इनका उपयोग सभी प्रकार के प्रकाश व्यवस्थाओं में किया जा सकता है। फिर लाभ क्या क्या होते हैं। लैंप के प्रकाश को नियंत्रित किया जा सकता है, इसमें तुरंत चालू किया जा सकता है, अपेक्षाकृत उच्च प्रकाश उत्पन्न किया जा सकता है। फिर हानियाँ क्या होती है, इसमें अधिकतर ऊष्मा भाग जो होता है, उस ऊर्जा जो होती है ऊष्मा के रूप में व्यर्थ हो जाती है। मतलब जो एनर्जी, ये हीटनेस बहुत होता है, गर्म बहुत होता है। फिर एक और लैंप हमारे पास है, वो है गैस डिस्चार्ज लैंप। इस प्रकार अब जब हमने पहले पढ़ा कि इनकैंडेसेंट लैंप होता है, इनकैंडेसेंट लैंप में कार्बन फिलामेंट और मेटेलिक फिलामेंट होता है। मेटेलिक फिलामेंट में वैक्यूम मेटेलिक फिलामेंट पढ़ा और गैस मेटेलिक फिलामेंट पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं गैस डिस्चार्ज लैंप क्या होता है। इस प्रकार के लैंप में निष्क्रिय गैस के साथ साथ सोडियम तथा मरकरी के वाष्प भी भरी जाती है। इस लैंप में 2 इलेक्ट्रोड फिलामेंट स्थापित किए जाते हैं और इसके मध्य विभवांतर प्रदान करने के लिए वाष्प का आयनीकरण प्रारंभ हो जाता है। जैसे हम उसमें क्या करेंगे, क्या करते हैं, उस में मरकरी या सोडियम की वाष्प भर देते हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो लेपित ऑक्साइड लेपित हम फिलामेंट स्थापित करते हैं, इनके मध्य विभवांतर पैदा करने के लिए मैं वाष्प को आयनीकृत, मतलब उसमें सोडियम या मरकरी गैस भर दी जाती है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन तीव्र गति से धन इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं और तीव्र मुक्त इलेक्ट्रॉन व गैस परमाणु के बीच में टकराव होता है और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। जैसे ही ऑक्साइड लेपित टंगस्टन फिलामेंट लैंप वो फिलामेंट लगा होगा, वो क्या करेंगे, फिर वहाँ से जाएंगे तो वो जब गैस के कणों से आपस में टकराते हैं, जैसे टकराव हुआ उनसे स्पार्किंग की ऊर्जा उत्पन्न होगी और वो प्रकाश उत्पन्न करने लगते हैं। ये सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सोडियम वेपर लैंप, दूसरा होता है मरकरी वेपर लैंप। और मरकरी वेपर में 2 प्रकार के होते हैं, हाई प्रेशर और लो प्रेशर। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि सोडियम वेपर लैंप क्या होता है। संरचना में देखते हैं कि इसकी आकृति यू वाली कांच की एक ट्यूब में होती है, जिसके सिरे पर 2 ऑक्साइड लेपित टंगस्टन इलेक्ट्रोड होते हैं। ट्यूब
में दोनों सोडियम धातु के दाने तथा नियॉन गैस भरी होती है। इस यू आकृति वाली ट्यूब के चारों ओर एक वायु रहित कर दिया जाता है, जिससे उच्च रिएक्टेंस वाला ट्रांसफार्मर स्थापित करते हैं। तो मतलब पहले हम क्या करेंगे, इस चित्र के अकॉर्डिंग देखते हैं। पहले हम क्या करते हैं, एक दो नली होती है और ये एक नली यू आकार की नली होती है। इसमें सोडियम क्रिस्टल आयन भर दिया जाता है, इसमें सोडियम, और ये कैप होती है। और ये बाहर वाली जो ट्यूब होती है उसको क्या करते हैं कि निर्वात रखा जाता है। दोहरी परत वाली कांच की ट्यूब होती बनाई जाती है। इसमें जो फिलामेंट लगे होते हैं वो टंग ऑक्साइड लेपित इलेक्ट्रोड होते हैं, ये सॉरी इलेक्ट्रोड हैं वो लेपित। इनके जो कनेक्टिंग है उच्च रिएक्टेंस वाले ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्टिंग कर दिया जाता है। और ये रिएक्टेंस जो सेकेंडरी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग से लैम्प को कनेक्ट कर देते हैं, और ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के मध्य समानांतर हम क्या करते हैं, एक कैपेसिटर लगाते हैं और इसे सप्लाई से संयोजित कर दिया जाता है। अब देखते हैं कि वर्किंग प्रोसेस कैसे काम करती है। जैसे हम इस ट्रांसफार्मर इसमें से एसी सप्लाई डालते हैं तो इसके में उच्च रिएक्टेंस वाले ट्रांसफार्मर लगा होने के कारण इसमें क्या होता है, 350 से 500 वोल्टेज 450 वोल्टेज तक की इलेक्ट्रिक वोल्टेज को इंड्यूस करता है, मतलब उत्पन्न करता है। और इसमें जब जाता है लगा होता है और इसमें से क्या करता है, उच्च वोल्टेज पर नियॉन गैस के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डिस्चार्ज होने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, जिससे लैंप प्रकाशित होगा। अब इसमें जो गैस भरी होगी वो क्या होगी, आयनाइजेशन होने लगेगा, और वो लैंप क्या करेगा, लैंप को प्रकाशित करने में मदद करते हैं। फिर जो लैंप को पूर्ण प्रकाशित होने में इस लैंप को पूर्ण प्रकाशित होने में कम से कम 10 से 15 मिनट का समय लगेगा। पूर्ण रूप से प्रकाशित होने पर लोड घट जाता है। उच्च रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर होने के कारण इसका मान पुनः 110 वोल्टेज पर आकर रुक जाता है और इसमें घट जाता है। और प्राइमरी वाइंडिंग, ये जो प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग से तो हमने लैंप कनेक्ट कर दिया, प्राइमरी वाइंडिंग जो होती है उसके साथ पैरेलल में हम कैपेसिटर लगाते हैं, जो इसके कारण उच्च रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर के कारण घटे हुए मान पावर फैक्टर का मान जो होता है उसको मेंटेन करता है। ये पावर फैक्टर को मेंटेन करने के लिए हम एक कैपेसिटर लगा देते हैं, क्योंकि इंडक्टेंस होने के कारण उच्च इंडक्टेंस होने के कारण इसमें जो पावर फैक्टर का मान होता है वो लैग करता है, मतलब पिछड़ जाने का। हम क्या करते हैं, कैपेसिटर लगाएंगे जिससे इसका मान क्या हो जाता है, अच्छा हो जाता है। वर्किंग प्रोसेस जो देखते हैं, सोडियम वेपर लैंप में उच्च रिएक्टेंस वाला ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग से संयोजित कर दिया जाता है। यह ट्रांसफार्मर के प्रारंभिक लोड रहित अवस्था में दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच लगभग 380 से 450 तक का वोल्टेज विकसित करता है। इस उच्च वोल्टेज पर नियॉन इलेक्ट्रोड डिस्चार्जिंग प्रक्रिया होने लगती है, जिससे लैंप प्रकाशित होने लगता है। फिर लैंप को पूर्ण प्रकाशित होने में 10 से 15 मिनट का समय लगता है और लैंप पूर्ण प्रकाशित होने पर लोड घट जाता है और ट्रांसफार्मर में उच्च रिएक्टेंस होने के कारण वोल्टेज अपना घट होकर 110 वोल्टेज पर आ जाता है। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग पर एक कैपेसिटर लगा देते हैं, जोड़ दिया जाता है, जो पावर फैक्टर को क्या करता है, मेंटेन करता है, बना के रखता है। विशेषता क्या होती है, ये लैंप 45, 60, 85, 140 वाट तक के बनाए जाते हैं। ये लैंप 40 से 50 लुमेन पर वाट इनका प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं। इनकी कार्यकारी आयु लगभग 3500 घंटे होती है तथा इन लैंप क्षैतिज अवस्था में प्रयोग किया जाना, जो लैंप होता है उसको हमें क्षैतिज अवस्था मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेसेस की तरह प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इसकी सक्रिय नलियों में भरा एक सोडियम की बूंदें जो होती हैं एकत्र हो जाएंगी एक जगह, तो उनमें जो सोडियम भरा होता है दाने के रूप में वो क्या हो जाएगा, एकत्र हो जाएगा। जब एकत्र हो जाएगा तो वो कार्य करना नहीं कार्य कर पाएगा उस तरह। फिर अनुप्रयोग कैसे किया जाता है, अनुप्रयोग इसका उपयोग सड़कों के प्रकाश व्यवस्था में, औद्योगिक प्रकाश स्थानों में रात्रि की सुरक्षा हेतु की दृष्टि में किया जाता है। जैसे हम देखते हैं कि स्ट्रीट लाइट, जैसे पहले वाले जो येलो कलर की स्ट्रीट लाइट होती थी, आप लोगों ने देखा होगा कहीं भी, अभी तो एलईडी यूज होती, कहीं कहीं ये लैंप यूज होता है, तो उसमें जब स्टार्टिंग होती है लैंप लाल कलर रंग का होता है, फिर जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ता जाएगा उसका लैंप प्रकाश का जो कलर है वो चेंज होता है, लाल से धीरे धीरे पीला होता चला जाता है। अब लाभ क्या होते हैं, लैंप की दक्षता उच्चतम होती है, बड़े क्षेत्र वाले स्थानों में इसका प्रभावशाली होता है। लैंप ब्राउन आउट होने के तत्काल पुनः स्टार्ट हो जाता है, मतलब जैसे हो लैंप का फिलामेंट होगा वो धीरे धीरे स्टार्ट होना प्रारंभ हो जाता है। हानियाँ क्या होती हैं, इसमें रंग प्रतिस्पात अपेक्षाकृत खराब होता है, मतलब इसके कारण एक दोष उत्पन्न होता है जिसे स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव कहते हैं। इसमें क्या होता है कि चीज़ें क्या होती हैं, कभी कभी हिलती डुलती दिखाई देती हैं। सोडियम के कारण एक खतरनाक सामग्री होती है जो कि वायु के संपर्क में आने पर ये दहन की स्थिति भी उत्पन्न कर सकती हैं। तो हमने आज पढ़ा कि हमारे जो लैंप होते हैं वो कितने टाइप के हो, हमने 2 टाइप के लैंप पे पढ़े। अब आगे हम पढ़ेंगे कि हमारा लैंप जो गैस डिस्चार्ज लैंप पढ़ रहे हैं तो उसमें मरकरी वेपर लैंप क्या होता है। धन्यवाद।
नमस्कार।